Hello everyone. So today we are going to discuss one of the main process of the central dogma is translation process, which means the protein synthesis process, right? So before starting this, we had already covered in our last lectures about the machinery of the protein synthesis, जैसे कि rRNA, then tRNA, then the amino acid and their codes, right? So now this all components are used in this translation process. So how and when? So let's see the process. So first of all, introduction की अगर हम बात करें, then translation refers to the process of polymerization of amino acids to form a polypeptide chain, which means तो आपको पता ही है कि ये ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या है. तो उसमें अमाइनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होता है और पूरी एक लंबी पेप्टाइड चेन बनती है, विच इज वी कॉल प्रोटीन, राइट. द ऑर्डर एंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द mRNA. अब ये कौन से अमाइनो एसिड आएंगे और उसकी कौन सी किस तरह की सीक्वेंस बनेगी वो कैसे पता चलेगा. सो फॉर दैट कोड्स आर प्रेजेंट ऑन द mRNA पे. तो ये आपको पता है ट्रिपलेट कोड्स होते हैं, राइट, अमाइनो एसिड के. वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? mRNA पे. तो mRNA पे 3 न्यूक्लियोटाइड के जो ट्रिपलेट कोड्स हैं वो आइडेंटिफाई करता है tRNA और उसके अकॉर्डिंग वो एक के बाद एक अमाइनो एसिड है वो लाता जाता है. एंड दैट इज हाउ पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बनती है. ठीक है. नेक्स्ट, द अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड. तो ऐसे एक के बाद एक नए अमाइनो एसिड आते जाएंगे तो एक दूसरे के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पेप्टाइड बॉन्ड, राइट. This translation process occurs in mainly 3 steps. The first is initiation, इसका मतलब starting part. Second, elongation and the third termination, यानी खत्म हो जाना इस प्रोसेस का, right? And the 3 main components play their role. So first is ribosomes with their rRNA of course जो कि inside ही present होगा. Second tRNA and the third amino acid. तो ये mainly प्रोसेस में यूज हो गए. ओके, अब मेन प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं. पर अब आप जैसा कि ये थियरी देखोगे आगे लेक्चर्स में, तो मैंने 2 तरह से इसमें लिखा है. एक है जो कि कंटिन्यूस थियरी आप लोग देखोगे, जो कि आपको, क्योंकि ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है आपका सिलेबस का, टेक्स्ट बुक के, तो आपको कितना लिखना है. अभी जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इन डिटेल प्रोसेस भी हम लोग देखते हैं, राइट. तो ये बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि जब भी अगर एग्जाम में लिखने के लिए क्वेश्चन आए, थियोरेटिकल क्वेश्चन आए सपोज, तो उसमें कितना लिखना है, क्योंकि आपको ऐसा कुछ फैकल्टीज होते हैं जो कि कंटिन्यूअस आपको ये टॉपिक पढ़ाते हैं, राइट. उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाती हैं और इन डिटेल प्रोसेस भी आ जाती है. तो ये थ्योरी के टाइम पता नहीं चलता है कि कितना लिखना है हमें. सो फॉर दैट क्या किया हम लोगों ने कि एक कंटिन्यू प्रोसेस ही मैंने दिखाई, क्योंकि हम लोग एक पूरी प्रोसेस समझने के बाद उसमें एक्स्ट्रा वापस से हम शुरू नहीं कर सकते, तो आपको वैसे भी समझ में नहीं आएगा, राइट. तो इसमें हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया है, जैसे कि ये पूरा कंटिन्यूम प्रोसेस पढ़ रहे हैं. जैसे कि मान लो पहला स्टेप है इनिशिएशन, ठीक है. तो उसमें जो टेक्स्ट बुक की थ्योरी है उसके बेसिस पे तो हम पॉइंट्स पहले पढ़ेंगे, फिर एक्स्ट्रा करके मैंने लिखा है, इट मीन्स कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है वो, तो वो ब्रैकेट में अलग से करके उसमें थ्योरी समझाइए. जिसका मतलब है कि अगर आपको ये थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपको ये पोर्शन जो भी है वो नहीं लिखना है, ठीक है. वो सिर्फ आपका एमसीक्यू पर्पस है, इन डिटेल प्रोसेस के लिए, ठीक है. बाकी का जो भी पॉइंट्स है वो सारे आपको कैसे थियोरेटिकल क्वेश्चन में लिखने हैं, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी शुरू होना अभी प्रोटीन बनना, ठीक है. तो शुरू होने के लिए पहले तो क्या होना पड़ेगा, तो अमाइनो एसिड को एक्टिवेट तो होना पड़ेगा साइटोप्लाज्म में, राइट. तो उसमें फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड. तो ये कैसे होता है, तो उसकी प्रोसेस देखते हैं. टोटल 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड participate in protein synthesis, which you all know, right? Now amino acid reacts with the ATP to form amino acyl AMP enzyme complex. So obviously उनको एक्टिवेट होने के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो ये एनर्जी एटीपी के थ्रू मिलती है. एंड जो पूरा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स बनता है उसे बोलते हैं अमाइनो असाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, विच इज ऑल्सो नोन एज एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड. अभी इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लाइक जैसे कि एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, तो ईच एंड एवरी लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. नाउ दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक एंजाइम कॉल्ड अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेस. तो ऑब्वियसली ये
अमाइनो एसिड को एक्टिवेट होने के लिए एनर्जी तो चाहिए, यानी एटीपी चाहिए। देन उसको ये एक्टिवेट कराने के लिए फिर कोई मॉलिक्यूल भी तो चाहिए जो होता है एंजाइम, और वो एंजाइम का नाम है अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस। ठीक है, देयर इज अ सेपरेट एंजाइम फॉर ईच काइंड ऑफ अमाइनो एसिड। तो जैसे कि 20 अमाइनो एसिड है तो ये अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस भी कितने तरह के होंगे? 20 तरह के होंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हर एक अमाइनो एसिड का स्पेसिफिक एंजाइम है जो कि उसको एक्टिवेट करता है, और उसी को हम बोलते हैं अमाइनो असाइल एमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, यानी एंजाइम का बाइंड होना अमाइनो एसिड के साथ विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स बना वही है एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। तो अगर उसकी पूरी सीक्वेंस हमें रिएक्शन देखनी है देन वी कैन राइट दिस वे, अमाइनो एसिड प्लस एटीपी, और एंजाइम है अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करता है। ये सब मिला के जो बनाते हैं उसे बोलते हैं अमाइनो असाइल एमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसको हम एक्टिव अमाइनो एसिड भी बोल सकते हैं। और उसके साथ 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो रिलीज होता है। तो जैसे कि आपको पता है ये क्या है, एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है इसके स्ट्रक्चर में। तो 2 फॉस्फेट हैं वो रिलीज हो जाते हैं, विच मीन्स कि वो एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, और कोई पर्पस नहीं है यहाँ पे। तो ये 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल अलग होने से एनर्जी है वो रिलीज होती है, और जो कि यूज होती है इसी प्रोसेस में, यानी ट्रांसलेशन प्रोसेस में ही। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सेकंड स्टेप है, अब अमाइनो एसिड तो एक्टिवेट हो गए, राइट? तो अभी उसको किसके साथ बाइंड होना है? टीआरएनए के साथ, जिसे बोलते हैं चार्जिंग और लोडिंग ऑफ टीआरएनए। तो पहले तो साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड एक्टिवेट हुए, अब ये जाके बाइंड करेंगे टीआरएनए के साथ। सो specific activated amino acid is recognized by its specific tRNA, and after binding enzyme and AMP are separated from it। यानी जैसे कि वो अमाइनो एसिड टीआरएनए से बाइंड हो जाएगा तो एंजाइम जो कि अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने आया था वो रिलीज हो जाएगा, वो अभी उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सो वी कैन राइट दिस प्रोसेस इन दैट वे, अमाइनो असाइल एमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड है, प्लस अब वो किससे बाइंड कर रहा है? टीआरएनए। तो अब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे क्या बोलेंगे? अमाइनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहले एंजाइम कॉम्प्लेक्स था, अब एंजाइम है वो दूर हो गया तो बनेगा कॉम्प्लेक्स अमाइनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स प्लस एमपी प्लस एंजाइम। अब ये मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो गए। ठीक है, इसका मतलब अमाइनो एसिड है वो टीआरएनए के साथ बाइंड हो गया। नाउ अमाइनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड चार्ज्ड टीआरएनए, यानी अभी टीआरएनए के साथ अमाइनो एसिड बाइंड हो गया तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? चार्ज्ड टीआरएनए। नाउ अमाइनो असाइल टीआरएनए मूव्स टू द राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये टीआरएनए है वो अपने अमाइनो एसिड को लेके कहाँ जाएगा? राइबोसोम में, फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। एंड सिंथेसिस इज ऑलवेज इनिशिएटेड विद द अमाइनो एसिड कॉल्ड मिथ्योनाइन। तो ये मैंने आपको जेनेटिक कोड के टाइम पे भी बताया था अमाइनो एसिड के, कि सबसे पहला जो अमाइनो एसिड आएगा वो ऑलवेज होगा मिथ्योनाइन। ठीक है, तो यानी ये इनिशिएशन प्रोसेस ऑलवेज स्टार्ट होगी कहाँ से? मिथ्योनिन अमाइनो एसिड के आने से। एंड द जेनेटिक कोड फॉर द मिथ्योनाइन ऑन द एमआरएनए इज AUG। ठीक है, तो ये एमआरएनए पे कोड क्या होगा? मिथ्योनाइन का 3 लेटर कोड क्या है? AUG। तो हेंस एंटीकोडन ऑन द टीआरएनए क्या होगा? वुड बी UAC। ठीक है, फॉर्माइल मिथ्योनिन असाइल टीआरएनए with its amino acid get attached here, thus synthesis of protein is initiated। और अब प्रोसेस है इनिशिएशन की वो स्टार्ट होगी। यहाँ तक का आपका इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन यानी फर्स्ट स्टेप इस प्रोसेस का, ये 3 स्टेप में प्रोसेस है पूरी प्रोटीन सिंथेसिस की। ठीक है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। तो अगर ये थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इधर तक लिखना है। ठीक है, इनिशिएशन स्टार्ट होता है वहां तक। अभी जो ये एक्स्ट्रा करके हम पॉइंट्स देखेंगे, ये पॉइंट्स है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो कि आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन में नहीं लिखने हैं। ठीक है, बट जैसे कि नीट है, गुडसेट है, एम्स है, उसमें वगैरह में ये डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको ये प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि इनिशिएशन में और डिटेलिंग में क्या होता है। एंड यस, वन मोर थिंग, मैंने एनिमेशन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, जिससे आप अच्छे से वीडियो के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू समझ सकते हो कि किस तरह से ये प्रोसेस है वो पूरी कंडक्ट होती है।
ठीक है। तो पूरा ये थियोरेटिकल पोर्शन पहले समझ लेना, फिर जाके वो वीडियो देखना, ताकि आपको इजीली पता चले कि कौन कौन से मॉलिक्यूल। सीधा वीडियो देखोगे तो भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी मशीनरीज यूज होती है। ओके, तो थ्योरी समझने के बाद जैसे वीडियो देखोगे तो आपको और ये प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगी कि किस हिसाब से ये पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, राइट। तो अब ये इनिशिएशन का ही पार्ट है, बट डिटेल में हम उसके एक्स्ट्रा पॉइंट से उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो एक्स्ट्रा डिटेल पॉइंट्स है। सो इन दिस स्टेप यानी इनिशिएशन प्रोसेस 30s and 50s subunits of ribosome plus GTP for the energy plus iron magnesium plus charged tRNA plus mRNA and some initiation factors are required. तो इस प्रोसेस में इतने सारे मॉलिक्यूल्स है वो यूज्ड होते हैं। नाउ इन प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरियल सेल्स देयर आर 3 initiation factors present and that are called IF1, IF2 and IF3. Initiation factor 1, initiation factor 2 and initiation factor 3. ये 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं। ये एमसीक्यू के लिए सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। नाउ दिस फैक्टर्स आर स्पेसिफिक प्रोटीन। ये फैक्टर क्या है? तो दे आर वन काइंड ऑफ प्रोटीन ओनली, ठीक है। नाउ इन प्रोकैरियोट्स विद द हेल्प ऑफ SD सीक्वेंस यानी उसे बोलते हैं साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, mRNA रिकॉग्नाइजेस द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो जैसे कि आपको पता है कि tRNA तो चार्ज्ड अमाइनो एसिड को लेके आ गया कहाँ पे? राइबोसोम के पास, ठीक है। अब राइबोसोम से कौन अटैच होता है? mRNA, ठीक है। तो ये mRNA को कैसे पता चलेगा कि राइबोसोम के साथ कहाँ पे बाइंड करना है और किस तरह से बाइंड करना है? तो बाइंड होने के लिए आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस तो होनी चाहिए ना किसी में, तभी जाके बॉन्ड्स बनेंगे। तो ये प्रोसेस यानी रिबोसोम एंड mRNA को एक दूसरे के साथ बाइंड होने के लिए कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए जो कि एक दूसरे के ओपोजिट हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, राइट। तो ये उसकी बात कर रहे हैं हम कि साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस होती है यानी SD सीक्वेंस होती है जो कि रिकॉग्नाइज करके mRNA है वो राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड करता है, ठीक है। तो सामने दूसरी सीक्वेंस होती है A sequence of 8 nitrogen bases is present before the 4 to 12 nitrogen bases of initiation codon on mRNA called SD sequence, ठीक है। mRNA में ये SD sequence होती है। अब ये किसको आइडेंटिफाई करेगी? स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो उसमें उसके ऑपोजिट सीक्वेंस होनी चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री। सो द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ SD सीक्वेंस इज प्रेजेंट ऑन द 16S rRNA यानी जो स्मॉल सब यूनिट होता है राइबोसोम का उसके अंदर के कौन सा आरएनए प्रेजेंट होता है? 16S rRNA, राइट। ये हम rRNA के टाइप्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो उस राइबोसोम के सीक्वेंस को यानी इस rRNA पे सीक्वेंस प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे? ASD सीक्वेंस यानी एंटी साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सपोज ये है राइबोसोम के 2 सब यूनिट, ठीक है। ये लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट। तो स्मॉल सब यूनिट के अंदर क्या है? 16S rRNA। अब इसके अंदर सीक्वेंस होगी ASD करके, और इसके साथ जो बाइंड हो रहा है mRNA उसमें सीक्वेंस है SD यानी ये दोनों सीक्वेंस एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे से बाइंड हो जाएगी, राइट। तो अब ये प्रोसेस हम देखते हैं कि कैसे चार्ज्ड tRNA भी आता है, अभी राइबोसोम भी प्रेजेंट है और mRNA भी है, यानी ये सब एक साथ बाइंड हो गए, ठीक है। सो द 30S सब यूनिट यानी राइबोसोम का पार्ट, स्मॉलर सब यूनिट प्लस mRNA यानी ये दोनों SD एंड ASD सीक्वेंस से बाइंड हो गए हैं। अब हेल्प करेगा उसमें फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर 3 एंड मैग्नीशियम आयन। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे बोलते हैं 30S mRNA कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या है? राइबोसोम प्लस mRNA जो कि एक दूसरे से अभी जुड़ गए हैं, ठीक है। दूसरी प्रोसेस क्या हो रही है? तो अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स यानी राइबोसोम और mRNA यानी 30S mRNA कॉम्प्लेक्स अब बाइंड होगा किसके साथ? चार्ज्ड tRNA के साथ यानी फॉर्माइल मिथियोनाइल tRNA कॉम्प्लेक्स, जिसमें tRNA है और उसके साथ अमाइनो एसिड है मिथियोनिन, पहला अमाइनो एसिड, ठीक है। तो पहले तो tRNA है वो अलग से अपने अमाइनो एसिड के साथ साइटोप्लाज्म में जाके बाइंड हो गया, अभी वहां पे वो बाइंड होके आ रहा है किधर? राइबोसोम के पास। तभी साइमल्टेनियसली राइबोसोम से कौन बाइंड कर रहा है? mRNA बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो tRNA प्लस अमाइनो एसिड है और राइबोसोम और mRNA है, ये चारों अभी एक साथ मिलके जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसमें फैक्टर्स लगते हैं IF2 एंड IF3, मैग्नीशियम आयन भी चाहिए और एनर्जी के लिए GTP होता है।
अब ये चारों को मिला के जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसे बोलते हैं 30S mRNA, यानी राइबोसोम आ गया, mRNA आ गया, फॉर्माइल मिथ्योनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, यानी टीआरएनए अपने फर्स्ट अमाइनो एसिड मिथ्योनिन के साथ आ गया। तो ये चारों मिला के ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ बन रहा है वैसे ये कॉम्प्लेक्स? राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट में, ठीक है। तो अब ये स्मॉलर सब यूनिट की प्रोसेस खत्म हो गई, चारों आ गए, बाइंड भी हो गए, ठीक है। अब क्या आएगा? सो नाउ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम यानी 50S जॉइंट्स दिस कॉम्प्लेक्स। अभी ये बड़ा सब यूनिट आ जाएगा राइबोसोम का। द इनिशिएशन फैक्टर रिलीज्ड एंड द कंप्लीट 70S राइबोसोम इज फॉर्म्ड। अब ये जो फैक्टर्स जो कि इन सबको एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए मदद कर रहे थे, वो अभी फैक्टर सारे रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि अब पूरा राइबोसोम बन गया, उसका बड़ा सब यूनिट है वो भी आ गया। सो अब ये बड़े सब यूनिट का क्या काम था? सो इन लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम देर आर 3 साइट्स फॉर टीआरएनए। तो अभी टीआरएनए को बाइंड होने के लिए राइबोसोम के जो बड़े सब यूनिट है उसमें प्लेस होती है, साइट होती है उसकी, ठीक है। क्योंकि स्मॉलर सब यूनिट के साथ तो कौन बाइंड कर रहा है? एमआरएनए बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो अभी टीआरएनए कहाँ पे जाके स्टे करेगा, है ना, कहाँ पे बाइंड होगा? तो उसके लिए साइट होती है राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट में, जिसको बोलते हैं पी साइट, ए साइट एंड ई साइट। ये आप वीडियो में भी अच्छे से समझ सकते हो, तो आप फिर वीडियो भी देखना एक बार, तभी जाके ये प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो पहले थियोरेटिकल पोर्शन थोड़ा समझ लेना, फिर जाके वीडियो देखना। सो पी साइट मतलब क्या? पेप्टिडाइल साइट। ए साइट मतलब अमाइनोसाइल साइट एंड लास्ट ई साइट मतलब एग्जिट साइट। तो वैसे ये सच कुछ साइट नहीं होती है, जस्ट बाइंडिंग पार्ट है, जैसे कि पूरा गोल राइबोसोम है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये डायग्राम में देखते हैं, मान लो ये बड़ा सब यूनिट है राइबोसोम का, ठीक है। तो अभी इधर टीआरएनए आएगा, बाइंड करेगा, फिर इधर अपना अमाइनो एसिड है वो रिलीज करेगा और यहां से निकल जाएगा ई साइट। तो ऐसे राइबोसोम पे 3 साइट होती है, ठीक है, और कुछ नहीं है, बट ये स्पेसिफिक प्लेस को डिफाइन करने के लिए, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ये 3 इस तरह की साइट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। ऐसा कुछ अलग डिस्टिंग्विश पार्टीशन नहीं होते हैं राइबोसोम में, राइट। तो ये ध्यान में रखना है आपको। सो किस तरह से ये प्रोसेस होती है? सो स्टार्टिंग कोडन ऑफ एमआरएनए इज नियर टू पी साइट, यानी एमआरएनए का फर्स्ट कोडन कहां पे आएगा? पी साइट पे राइबोसोम के। सो टीआरएनए विथ फॉर्माइल मिथ्योनाइन अमाइनो एसिड फर्स्ट अटैच टू द पी साइट। तो पहले जो टीआरएनए आएगा वो कहां पे बाइंड करेगा? पी साइट पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट कोडन ऑफ एमआरएनए इज नियर टू ए साइट, और दूसरा जो 3 लेटर कोड आएगा वो राइबोसोम के ए साइट के पास आएगा। सो नेक्स्ट टीआरएनए विथ अमाइनो एसिड ऑलवेज अटैच एट द ए साइट, बट इन इनिशिएशन स्टेप ए साइट इज एम्प्टी, क्योंकि शुरू में तो अभी एक ही टीआरएनए आया, ठीक है, तो वो आके सबसे पहले पी साइट से बाइंड हुआ, तो अभी ए साइट पे कोई नहीं है। बट जैसे ही अभी ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, तो मान लो पी साइट पे आ गया पहला टीआरएनए यानी मिथ्योनाइन को लेके, सेकंड भी आ जाएगा टीआरएनए ए साइट पे, ठीक है। और ये दोनों जो अमाइनो एसिड लाए हैं वो आपस में बाइंड करके एक चेन बना देंगे, डाइपेप्टाइड बना देंगे, और ई से फिर एक के बाद एक टीआरएनए है वो एग्जिट करते जाएंगे, यानी निकलते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है। सो ये यहाँ तक का इनिशिएशन पार्ट है इस प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन प्रोसेस का, जो कि हमने पहले देखा कि कितना आपको थियोरेटिकल पोर्शन में लिखना है, और ये डिटेल्ड प्रोसेस है वो आपको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये साइट के बारे में भी एमसीक्यूज होते हैं कि पी साइट को क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, ई को क्या बोलते हैं। सो यू मस्ट नो, राइट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं जिसके अब इस प्रोसेस के दूसरे स्टेप की ओर, जो कि है चेन इलोंगेशन। सो चेन इलोंगेशन में फर्स्ट पॉइंट, तो पहले ओबियसली हम टेक्स्ट बुक की थियोरी के बारे में पॉइंट्स है वो स्टडी करेंगे, देन आफ्टर विल सी द एक्स्ट्रा पॉइंट्स। So now, other tRNA molecules carrying their specific amino acid molecules and possessing anticodon specific to the genetic codes on mRNA become sequentially arranged. तो अभी elongation मतलब क्या? तो अभी ये प्रोसेस आगे बढ़ रही है, मतलब इनिशिएशन मतलब शुरुआत थी, राइट। अभी ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, तो obviously आगे बढ़ेगी मतलब क्या? तो कि 1 by 1 टीआरएनए आते जाएंगे अपने स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के साथ, वो सीक्वेंस आइडेंटिफाई करते जाएंगे एमआरएनए ऊपर, और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज हाउ द चेन इलोंगेशन टेक्स प्लेस। सो प्रोटीन्स
known as elongation factors and GTP as the energy source are helpful in this. तो सेम वे जैसे कि इनिशिएशन फैक्टर्स इनिशिएशन प्रोसेस में हेल्प कर रहे थे, वैसे इधर भी इलोंगेशन में इलोंगेशन फैक्टर से वो हेल्प करेंगे. और ऑब्वियसली दिस फैक्टर्स आर वन काइंड ऑफ प्रोटीन्स ओनली. ठीक है, और एनर्जी भी चाहिए तो उसके लिए होता है जीटीपी मॉलिक्यूल. नाउ मेथियोनिन एट द फर्स्ट पोजिशन इज जॉइंट टू द सेकंड पोजिशन अमाइनो एसिड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड. तो पहला एमिनो एसिड होगा मेथियोनिन, राइट. अभी सेकंड जो भी अमाइनो एसिड आया उसके साथ ये मेथियोनिन है वो जुड़ जाएगा और डाइपेप्टाइड बना देगा विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. सो नाउ द टीआरएनए कैरिंग फॉर्माइल मेथियोनिन इज रिलीज्ड. अब ये मेथियोनिन को लेके जो टीआरएनए आया था वो रिलीज हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा. ठीक है, दस अ डाइपेप्टाइड इज फॉर्म. यानी मेथियोनिन और एक और अमाइनो एसिड यानी दो मॉलिक्यूल हो गए, सो डाइपेप्टाइड है वो बन जाएगी. नाउ राइबोसोम स्लाइड्स ओवर एमआरएनए स्ट्रैंड इन 5' to 3' डायरेक्शन. अभी राइबोसोम है वो थोड़ा खिसकेगा, आगे जाएगा, क्योंकि 3 लेटर कोड फिर नया वो आइडेंटिफाई करेगा. अगेन नया टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेके आएगा और इन दोनों डाइपेप्टाइड के साथ अभी तीसरा अमाइनो एसिड है वो जुड़ जाएगा. तो इस हिसाब से राइबोसोम है वो 5 to 3' डायरेक्शन में एमआरएनए के स्ट्रैंड पे आगे जाता है और आइडेंटिफाई करता जाता है. ठीक है, एज अ रिजल्ट टीआरएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेथियोनिन ट्रांसफर is released from the surface of the ribosome. The tRNA carrying dipeptide now occupies the vacant region. ठीक है, तो इस तरह से tRNA जिसके साथ डाइपेप्टाइड जुड़ी है वो vacant region पे आ जाएगा. Thus one by one tRNA molecules carrying their amino acid get arranged and the peptide chain elongates. This phase is elongation phase. तो ऐसे ही वन बाय वन टीआरएनए है वो आते जाएंगे अपने अमाइनो एसिड के साथ और ऐसे ही चेन है वो लंबी होती जाएगी. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चेन इलोंगेशन. तो थियोरेटिकल पॉइंट सिर्फ आपको इतना ही जनरल दिया है, उसमें कुछ डिटेलिंग में मॉलिक्यूल्स के नाम वगैरह कुछ फैक्टर्स के नाम ऐसा कुछ भी दिया नहीं है. तो वो हम इसमें देखते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स में, जो कि आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है, नॉट फॉर द थियोरेटिकल पर्पस, राइट. तो क्या है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ पेप्टाइड बॉन्ड. यानी ये जो अमाइनो एसिड हमने बोला कि एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे. ठीक है, तो वो अपने आप थोड़ी बनाएंगे, उसको बॉन्ड बनाने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स तो चाहिए, एंजाइम्स चाहिए. सो पेप्टाइड बॉन्ड इंड्यूसेस बाय द एंजाइम कॉल्ड पेप्टिडाइल ट्रांसफरेजेस. तो ये एंजाइम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेजेस जो कि ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है. देन 23S rRNA also helps in this process and act as an enzyme, so it is called ribozyme. ठीक है, तो अब rRNA भी इस प्रोसेस में हेल्प करता है. कौन सा? 23S rRNA. और ये एक्ट करता है एज ए एंजाइम, तो उसका दूसरा नाम दिया है राइबोसोम. तो अब आपको इसमें से भी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, जैसे कि दोनों तरह के, कि 23S rRNA इज ऑल्सो कॉल्ड, और ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको. या तो फिर आपको बोला जाता है कि Which of the following rRNA is known as ribozyme? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा? 23S. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसलोकेस एंजाइम इज हेल्पफुल इन मूवमेंट ऑफ द राइबोसोम, यानी ट्रांसलोकेशन. तो अभी राइबोसोम जैसे कि हमने बोला धीरे धीरे आगे जाता जाएगा, एमआरएनए पे थोड़ा खिसकता जाएगा और इसी हिसाब से वो कोड से वो रीड करता जाएगा. तो अभी ये राइबोसोम को हटाने के लिए यानी थोड़ा आगे खिसकाने के लिए जो हेल्प करेगा वो एंजाइम होता है ट्रांसलोकेस. ठीक है, वो उसको हेल्प करता है. एंड एनर्जी भी तो चाहिए आगे खिसकने के लिए, सो जीटीपी प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द स्लाइडिंग ऑफ राइबोसोम. तो एनर्जी के लिए जीटीपी मॉलिक्यूल और आगे खिसकाने के लिए हेल्प करता है एंजाइम जिसका नाम है ट्रांसलोकेस. तो ये नाम किसके बेसिस पे पड़े? जो प्रोसेस करते हैं, यानी ट्रांसलोकेशन. राइबोसोम को एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ाने के लिए जो हेल्प करता है, यानी ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है, उस एंजाइम को बोलते हैं ट्रांसलोकेस. ठीक है, इन इलोंगेशन सम प्रोटीन फैक्टर्स आर ऑल्सो हेल्पफुल विच आर नोन एज इलोंगेशन फैक्टर. तो उसको इलोंगेशन फैक्टर्स बोलते हैं. जैसे कि इनिशिएशन में थे इनिशिएशन फैक्टर्स, सेम ऐसे इलोंगेशन प्रोसेस में जो हेल्प करते हैं उसे बोलते हैं इलोंगेशन फैक्टर्स, जिसका नाम है इन प्रोकैरियोट्स 3 इलोंगेशन फैक्टर्स आर प्रेजेंट. पहला है EFTU, दूसरा है EFTS एंड थर्ड है EFG. तो इस तरह से
3 इलोंगेशन फैक्टर्स है प्रोकैरियोट्स में जो कि इलोंगेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो ये पॉइंट हमने बात की चेन इलोंगेशन की, यानी सेकंड स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस। पहला था इनिशिएशन, सेकंड है अभी ये इलोंगेशन जो कि हमने एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ खत्म किया। अब थर्ड पॉइंट आएगा वो है टर्मिनेशन, या अभी मान लो चेन पूरी लंबी बन गई प्रोटीन की, तो अभी खत्म कहां से होगा, स्टॉप कहां से होगा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं टर्मिनेशन। बट बिफोर दिस डायग्राम देखते हैं। ओके, सो सपोज दिस इज द mRNA, ब्लैक कलर का जो हमने दिखाया है, ठीक है। उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, ये राइबोसोम, रेड कलर का पार्ट। अभी राइबोसोम के आपको पता है 2 सब यूनिट होते हैं, स्मॉल सब यूनिट जो कि नीचे हमने दिखा है, बड़ा सब यूनिट यानी लार्ज सब यूनिट। इस तरह से 2 पार्ट में, वेदर इट इज यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, 2 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, हर राइबोसोम में। तो अब ये आपको पता है कि छोटा जो सब यूनिट होता है वो राइबोसोम का mRNA से बाइंड करता है, ठीक है। देन आफ्टर फिर बड़ा सब यूनिट है वो आता है। तो ये हमने इधर दिखा है, छोटा सब यूनिट mRNA से बाइंड किया हुआ। अभी mRNA पे क्या होते हैं, कोड्स होते हैं, राइट, जिसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाले क्या आएंगे, tRNA। तो ये ग्रीन कलर के हमने दिखाए हैं tRNA। तो जैसे कि मान लो ये पहला कोड रीड किया GUU करके कुछ, mRNA पे ये कोड है, कोडोन है, तो उसका एंटी कोडोन tRNA में क्या होगा, CAA। तो इस तरह का एक tRNA है वो आएगा, और वो मान लो अपने साथ लाया है इस वेलिन नाम के अमीनो एसिड को, ठीक है। अभी दूसरा, जैसे कि आपको बताया था पी साइट, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट, एग्जिट साइट, तो इस तरह से 3। अब दूसरा अमीनो एसिड आएगा जो कि फॉर एग्जांपल रीड किया है उसने mRNA पे कोड GCA, तो उसका एंटी कोडोन tRNA पे क्या होगा, G का उल्टा C, C से ऑपोजिट G एंड A का U, यूरेसिल। तो इस तरह का कुछ tRNA है, वो मान लो एलेनिन नाम का अमीनो एसिड लाया, ठीक है। तो अभी फिर ये सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ बाइंड होते जाएंगे और यहां से ये निकलते जाएंगे। तो इस 3 प्राइम साइड से नए tRNA आते जाएंगे विद देयर अमीनो एसिड, बाइंड करेंगे, लंबी चेन बनाएंगे, और ई साइट, एग्जिट साइट, वहां से निकलते जाएंगे 5 प्राइम साइड से, ठीक है। तो इस तरह से यहां से tRNA आते हैं, बाइंड होते हैं, सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं, और फिर जो बाकी खाली रह गया tRNA वो निकल जाता है यहाँ से। और इस तरह से राइबोसोम में पूरा mRNA पे ऐसे आगे बढ़ता जाता है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन सपोज, एंड दैट इज हाउ नए अमीनो एसिड आते जाते, और इस तरह से पूरी लंबी अमीनो एसिड की चेन बन जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो आगे बढ़ती है। तो आपको ये एक ही डायग्राम दिखानी, इन जनरल सब कुछ इसमें आ गया है, बाकी आपको हर एक स्टेप पे डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है। अब लास्ट पोर्शन है वो हम देखते हैं चेन टर्मिनेशन, थर्ड प्रोसेस, जो कि बहुत ही शॉर्ट है, सिर्फ टर्मिनेशन कैसे होता है वही आपको बताना है उसमें। तो इसमें कुछ लंबे प्रोसेस नहीं है, ना ही मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। सो चेन टर्मिनेशन कब होगा, यानी प्रोटीन बनना स्टॉप कब होगा। सो ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ राइबोसोम ओवर mRNA व्हेन एनी स्टॉप कोडोन, जैसे कि 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, ये हमने पढ़ा था, राइट, अमीनो एसिड के कोडोन्स में जब हमने लेक्चर में देखा था। सो कौन से होते हैं 3 कोडोन्स, यानी लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा है, UAA, UAG, UGA, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई भी स्टॉप कोडोन जब आता है mRNA पे, जबकि राइबोसोम उसके ऊपर खिसक रहा है, तो कहीं भी मान लो ये कोडोन आ गए, सो अवेलेबल एट ए साइट ऑफ राइबोसोम, देन पॉलीपेप्टाइड चेन टर्मिनेट्स। क्योंकि वहां से अभी कोई tRNA नहीं आएगा, तो वहां से ये चेन है वो टर्मिनेट हो जाएगी, यानी स्टॉप हो जाएगी बनना। सो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेशन। अब जैसे कि हमने ट्रांसक्रिप्शन यानी mRNA जो बन रहा था, उस प्रोसेस में हमने mRNA के बनने के बाद के मॉडिफिकेशंस देखे थे 3, राइट, जो कि थे स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। सेम वे ये प्रोटीन भी बन तो गया, चेन टर्मिनेट हो गई यानी प्रोटीन बन गया पूरा, पर अभी उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, तभी जाके वो एक्टिव प्रोटीन बनता है, ठीक है। अभी रॉ प्रोटीन है, तो एक्टिव कैसे बनेगा, तो ये मॉडिफिकेशन के 2 पॉइंट है। सो फ्रॉम द फर्स्ट अमाइनो एसिड ऑफ द रिलीज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी अब जो ये रिलीज हो गई पॉलीपेप्टाइड चेन, उसका फर्स्ट अमाइनो एसिड जो भी होगा, तो कौन सा होगा, मिथ्योनिन ही होगा ऑब्वियसली। फॉर्माइल मिथ्योनिन, द फॉर्माइल ग्रुप इज रिमूव्ड, यानी जो सबसे पहला अमाइनो एसिड आएगा वो फॉर्माइल ग्रुप के साथ आएगा, यानी मिथ्योनिन है वो फॉर्माइल ग्रुप के साथ आता है, ठीक है। वो ऐसे जैसे कि मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन में भी बताया था कि mRNA पे जैसे कि मान लो ढक्कन हो, उस हिसाब से ये
कैपिंग वगैरह होते हैं। तो सेम भी इसमें भी, अभी प्रोटीन मान लो एक पेन, बॉल पेन की तरह उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, जब भी उसको एक्टिवेट होना है तभी ये ढक्कन है वो रिमूव हो जाएगा। तो अभी यानी जो नया नया बना है प्रोटीन, जब भी उसको मान लो भी काम नहीं करना है, तो उसका मिथ्योनिन जो अमाइनो एसिड है वो उसके साथ ये फॉर्माइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो जब भी ये प्रोटीन एक्टिव होगा तब ये पहले अमाइनो एसिड का फॉर्माइल ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा, यानी अभी ढक्कन खुल गया तो पेन है वो लिखने के लिए रेडी है, राइट। इस हिसाब से आप याद रखना। समटाइम्स इवन मिथ्योनिन इज रिमूव्ड, देन द पॉलीपेप्टाइड गेट्स रेडी टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो अब या तो सिर्फ फॉर्माइल ग्रुप दूर होता है या तो पहला एमिनो एसिड रिमूव होता है, तब जाके ये प्रोटीन है वो एक्टिवेटेड है टू फंक्शन, टू देयर फंक्शन, ठीक है। तो उसको प्ले करना है अगर अपना फंक्शन, देन दे मस्ट नीड टू रिमूव द फॉर्माइल ग्रुप ऑफ दैट फर्स्ट अमाइनो एसिड, और पूरा अमाइनो एसिड ही रिमूव करना होता है पहला, ठीक है। तो दैट इज हाउ द चेन टर्मिनेशन प्रोसेस एंड द आफ्टर द टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस। अब इसके अगर हम एक्स्ट्रा पॉइंट की सपोज बात करें, देन द लिंकेज बिटवीन द लास्ट टीआरएनए, यानी जहां से अभी स्टॉप होगा, नया कोई टीआरएनए नहीं आ रहा है क्योंकि स्टॉप कोडोन आ गए, ठीक है, एमआरएनए पे। सो द लिंकेज बिटवीन द लास्ट टीआरएनए एंड द पॉलीपेप्टाइड चेन इज ब्रोकन बाय 3 रिलीज फैक्टर कॉल्ड RF1, यानी रिलीजिंग फैक्टर 1, रिलीजिंग फैक्टर 2 एंड रिलीजिंग फैक्टर 3, एंड विद द हेल्प ऑफ द GTP एज अ एनर्जी सोर्स। तो जैसे कि इनिशिएशन में भी इनिशिएशन फैक्टर्स हेल्पफुल हो रहे थे, इलोंगेशन में इलोंगेशन फैक्टर्स थे, सेम टर्मिनेशन में भी क्या होंगे, रिलीजिंग फैक्टर, यानी जो टर्मिनेट करने के लिए हेल्पफुल है वो फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर, तो वो भी कितने हैं, 3 हैं। सो इस तरह से क्या होगा, अभी टीआरएनए हैं वो इस पेप्टाइड चेन को बनाना स्टॉप कर देंगे, उसमें हेल्प करेंगे एनर्जी मॉलिक्यूल GTP एंड द रिलीजिंग फैक्टर्स 3, 1, 2 एंड 3, and that is how the whole protein is synthesized from the mRNA, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चला कि mRNA में से प्रोटीन बनाने के लिए ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है सेंट्रल डोग्मा की, ठीक है। DNA सिंथेसिस जो हुआ था, रेप्लिकेशन, कॉपी होना यानी DNA की, वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, देन mRNA बनना वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बट दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ द सेंट्रल डोग्मा, प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो यूज होते हैं। ये आपके एज ए 12th स्टैंडर्ड बेसिस पे ये अगेन इतनी डिटेलिंग नहीं होती है, बट इफ यू स्टडी इट इन हायर स्टैंडर्ड्स, स्पेशली प्योरली जेनेटिक्स बेसिस पे, देन देर आर far more molecules in that which are involved in the whole process. Okay, so this is all about today's lecture for the protein synthesis. In next lecture we are going to study some more topics regarding this chapter. Now ये protein synthesis यहाँ पे हम खत्म करते हैं ये प्रोसेस। तो याद रखना है आपको, मेन 3 स्टेप में ये प्रोसेस होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड द टर्मिनेशन। और इन तीनों स्टेप के मैंने आपको दिखाए कि कौन से कितने पॉइंट है जो आपको थ्योरी में यूज करने हैं, यानी थ्योरी में लिखने हैं, और कौन सी ऐसी हमने डिटेलिंग पढ़ी जो कि इन डिटेल प्रोसेस है, यानी वो नीट वगैरह के लिए आपको यूज करनी है, थ्योरी में नहीं लिखनी है, क्योंकि अदरवाइज तो फिर ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। सो विच इज नॉट, आई मीन मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा कि आपको कुछ मार्क्स के लिए इतना ज्यादा नहीं लिखना होता है फिर। ओके, सो दैट्स इट। अब एनिमेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है मैंने, आप देख सकते हो, और आप खुद से भी सर्च करके देख सकते हो वीडियोस वगैरह में कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, राइट। तो उससे आपको और बेहतर आइडिया आएगा कि ये प्रोसेस किस हिसाब से होती है। ओके, थैंक यू।